आज की वीडियो में दो ऐसी वीडियोस के बारे में बात करते हैं जो इंडिया की राजधानी दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन से संबंधित है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जैसे नेपाल और बांग्लादेश में जनजी आंदोलन हुआ, उसके बाद में वहाँ की गवर्नमेंट को उन्होंने उखाड़ फेंका और नई गवर्नमेंट बनाई, वैसा ही कुछ इंडिया में होने जा रहा है बोल के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और बहुत सारे लोगों का परसेप्शन भी ये बन रहा है। तो इस वीडियो से हम ये जानने की प्रयास करेंगे क्या इंडिया में ये संभव है जैसा बांग्लादेश और नेपाल में हुआ, और उसके बाद में एक दूसरा वीडियो भी है जो मैं चलाऊंगा यहाँ पे और उससे समझाने की कोशिश करूंगा कि साउथ एशिया को शिट कंट्री क्यों बोला जाता है। साउथ एशियन देश में हम सारे आते हैं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, इधर श्रीलंका, ये सारे देश आते हैं। इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों बोला जाता है, क्यों ये शिट है? अभी तक भी इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना नेचुरल रिसोर्सेस है इन देशों के पास में, फिर भी ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्यों बने हुए हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले नेपाल और बांग्लादेश का जनजी आंदोलन के बारे में समझते हैं और ये समझते हैं कि इंडिया में क्या ये मुमकिन है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश एक रिलीजियस देश है, धार्मिक देश है और बहुसंख्यक लोग एक किस्म का धर्म मानते हैं वहाँ पे। और ऐसे देशों में हिंसा भड़काना बहुत आसान होता है क्योंकि एक तरीके के सोच वाले लोग होते हैं, एक ही दिशा में वो जाते हैं, एक ही तरीके से सोचते हैं। अगर उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई तो सारे लोग उग्र हो सकते हैं, हिंसात्मक हो सकते हैं। यही हुआ है बांग्लादेश में। वहाँ पे धार्मिक उग्रता भड़काई गई, धार्मिक उन्माद भड़काया गया और इस हिसाब से वहाँ पे ये आंदोलन सक्सेस किया गया। बहुत सारे हिंदुओं को मारा गया, मंदिरें जलाई गई और लोगों को धर्म के नाम पे उकसा के बाहर लाया गया, तोड़फोड़ कराई गई और इस हिसाब से वहाँ पे एक धार्मिक सरकार अभी बैठी है क्योंकि यहाँ पे बहुसंख्यक लोग एक धर्म के थे। तो ये आंदोलन सफल हुआ बांग्लादेश में। शेख हसीना एक बहाना थी, भ्रष्टाचार किया हो सकता है शेख हसीना ने, बट जिस हिसाब से वहाँ पे आंदोलन उठा ये पूरा धार्मिक आंदोलन था और ये इंस्टिगेट कराया अमेरिका ने। अमेरिका को अपने वहाँ पे लोग चाहिए थे, पपेट गवर्नमेंट चाहिए थी, तो उसने वहाँ पे अभी पपेट गवर्नमेंट बिठाई हुई है। बांग्लादेश की कहानी ये है। नेपाल की कहानी समझते हैं। नेपाल थोड़ा सा अलग है। नेपाल में विविधता है, अलग अलग जात जाति भाषा और धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे धार्मिक हिसाब से किसी एक को भड़काया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे पिछले 8-10 सालों से किसी की छवि बनाई जा रही थी, मीडिया में किसी को हीरो बनाया जा रहा था, किसी को आइडल बनाया जा रहा था और युवाओं को उनके पीछे लगाया जा रहा था। मीडिया मैनिपुलेशन और एल्गोरिदम इस हद तक गया था कि लोग कुछ सोचने के लिए राजी नहीं थे। वो एक तरफ सिर्फ देख पा रहे थे, एक ही पर्सपेक्टिव में वो चले गए थे, सबको एक जैसा बना दिया गया था, भेड़ की चाल में वो चलने लगे थे। ऐसा बनाया था नेपाल के अंदर। इसीलिए भी नेपाल में जनजी आंदोलन सक्सेस हुआ और जिन लोगों को हीरो बनाया गया था वही लोग अभी सत्ता में पहुंचे। नेपाल का एक दूसरा रीजन भी है। नेपाल छोटा देश है और कहीं पे अगर आग लगती है तो देश भर में आग भड़कने के लिए 2-4 घंटे काफ़ी होते हैं, मैक्सिमम 1 दिन लगता है, देश भर में आग लग जाती है। तो इसीलिए भी वहाँ पे आंदोलन मैनेज करना ईजी हुआ। इससे भी बड़ा एक कारण है जिसकी वजह से नेपाल में जनजी का आंदोलन सक्सेस हुआ और वो कारण है नेपाल के सुरक्षा निकाय डिसफंक्शनल होना। जब जनजी का आंदोलन हुआ, नेपाल के सुरक्षा निकायों ने इसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया। सेना बिल्कुल चुप रही, संवैधानिक निकायों पर आक्रमण हुआ। सेना का कर्तव्य ये होता है कि संवैधानिक निकायों को बचा के रखे, वो कुछ नहीं बोली। पुलिस किसी हद तक मैनेज करने में लगी रही पर उनको बैकअप नहीं मिला, उनको कहीं से भी कुछ बैकअप नहीं मिला। पुलिस मार खाती रही और उनको बचाने कोई नहीं आया। इस हिसाब से जब देश का सारा सुरक्षा निकाय डिसफंक्शनल हो जाए, वो कुछ काम करने लायक ना रहे, वो फंक्शन ही ना करे, वो किसी चीज़ को मैनेज ना कर पाए, तो अराजकता फैल सकता है देश में। ऐसा ही हुआ नेपाल में। नेपाल में सारा सिस्टम जो था वो प्रदर्शनकारियों के हाथ में चला गया। सिंह दरबार जो राष्ट्र का सबसे बड़ा प्रशासनिक निकाय है, वहाँ पे चढ़ गए वो लोग। राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए, सर्वोच्च अदालत में घुस गए, किसी भी चीज़ को सेना ने रक्षा नहीं किया। तो जब ऐसा हुआ, देश भर में कब्जा कर लिया, नेता को बचाने में असफल रही सेना, तो उसके बाद में प्रदर्शनकारियों ने यहाँ के सरकार को उखाड़ फेंका और एक नई गवर्नमेंट बनी नेपाल में। अब इंडिया में आते हैं। इंडिया में ये दोनों चीज़ें नहीं है, ना बांग्लादेश का जैसा एक धर्म का यहाँ पे आधिपत्य है, ना ही नेपाल जैसा छोटा देश है इंडिया, और ना ही नेपाल के जैसे जो सुरक्षा निकाय हैं वो डिसफंक्शनल है इंडिया में। इंडिया में सुरक्षा निकाय बहुत ही सक्रिय है, रॉ बहुत ही अच्छी है इंडिया की, सेना पुलिस सारे एक से एक हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सेना और सुरक्षा निकाय फेल हो जाए, यहाँ पे डंडे मार मार के लाल कर देगी ये, यहाँ पे ऐसे होने नहीं देगी। तो यहाँ पे सुरक्षा निकाय बहुत ही स्ट्रांग है और देश भी बहुत बड़ा है, विविधता से भरा हुआ है। देखो, केरल में कुछ और भाषा बोली जाती है, कश्मीर में कुछ और, इनके मुद्दे अलग हैं। तो एक मुद्दे में सारे लोग आना बहुत ही मुश्किल है। धार्मिक हिसाब से भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के समस्याएं हैं, अलग अलग डिमांड हैं लोगों के। तो किसी एक के पीछे सारे लोग एक कॉज में जुड़ने की संभावना बहुत कम है। और उससे भी बड़ा एक रीज़न है, इंडिया में नेपाल और बांग्लादेश का जैसा जनजी आंदोलन नहीं हो सकता। इसका रीज़न क्या है? इंडियन के पास विकल्प नहीं है।
बांग्लादेश में रिलीजियस विकल्प था, नेपाल में किसी की छवि बनाई गई थी और वो लोग पहले से ही पॉलिटिक्स में थे। इंडिया में ऐसा नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी अभी अभी आई है, इसका नेतृत्व का कोई अता पता नहीं है, उसके पीछे सारे देश के लोग जुड़ जाएं ऐसा हो नहीं सकता। और उसके बाद में एक ही पार्टी रहती है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस को यहाँ की इंडिया के जनता ने पहले ही परख लिया है, कांग्रेस के पीछे कोई नहीं जाएगा। कांग्रेस में नेता ही नहीं है, दो लोग आगे आते हैं कहीं भी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये कहीं से भी राजनीतिज्ञ नहीं लगते। तो इसीलिए इंडियन जनता के पास कोई भी विकल्प नहीं है, ना ही कॉकरोच जनता पार्टी अभी विकल्प के रूप में आगे आई है, ना ही कांग्रेस को ये अपना विकल्प मानते हैं। इसीलिए भी देश भर में ये आंदोलन भड़केगा और नेपाल और बांग्लादेश के जैसे यहाँ की सत्ता को उखाड़ फेंकेगा और यहाँ पे कोई नई शक्ति आके बैठेगी, ये भी इंडिया में हो नहीं सकता। अब बात करते हैं उन दो वीडियोज़ के बारे में जो मैंने शुरू में बताया था। पहला वीडियो मैं यहाँ नीचे चला रहा हूँ, ये वीडियो है प्रदर्शनकारियों का। ये डंडे खा रहे हैं पुलिस के, इनके ऊपर पानी फेंका जा रहा है, इनके ऊपर टीयर गैस चलाई जा रही है, इनको मार मार के भूत बना दिया दिल्ली पुलिस ने, फिर भी ये यहाँ पे बैठे हैं। ये क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो, सरकार अकाउंटेबल बने, इनकी मांगे सुनी जाएं। नीट का पेपर लीक कर दिया गया, बहुत सारे बच्चों का भविष्य से जुड़ा हुआ है, मेडिकल जो एग्जाम होता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। दर्जनों बच्चों ने आत्महत्या कर लिया क्योंकि उनको दोबारा एग्जाम देना पड़ा। उन्होंने एक बार के लिए प्रिपेयर किया था, ये एग्जाम बहुत ही स्ट्रेसफुल रहता है, तो फिर वो फेस करने की उनमें हिम्मत नहीं रही होगी, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये लोग बोल रहे हैं कि सरकार को ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा लीक कराया जाता है, क्यों घोटाला होता है, क्यों भ्रष्टाचार होता है, शिक्षा मंत्री को राजीनामा देना चाहिए बोल के ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये अपने लिए भी बैठे हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी बैठे हैं। कई सारे यहाँ पे शिक्षक हैं, कई सारे बहुत और जगह पे काम करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर बेरहमी से डंडे मार रही है दिल्ली पुलिस और इनको मार मार के कई लोगों को यहाँ से गायब कर दिया गया, बोल रहे हैं कई। दर्जनों पुलिस और दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। इनके समर्थन में बहुत सारे लोग बाहर आए हैं, उनमें से एक है सोनाम वांगचुक। ये बहुत दिनों से भूख हड़ताल में, इनकी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। और बहुत सारे और लोग भी हैं जो समाज सेवी हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इनको समर्थन करने के लिए यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है और ये आंदोलन अभी हिंसात्मक होने लगा है, होने जा रहा है। अब ये दूसरा वीडियो देखते हैं, ये नीचे वीडियो देखो, ये भी प्रदर्शन का वीडियो है, ये भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे अजीब हैं। ये क्या बोल रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ये कॉकरोच जनता पार्टी है, उनके विरुद्ध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये दोनों युवा हैं, कॉकरोच जनता पार्टी वाले भी युवा हैं और ये जो उनके विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं, ये भी युवा है। ये क्या बोल रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी को यहाँ से निकालो, ये गद्दार हैं देश के। सोनाम वांगचुक गद्दार हैं बोल रहे हैं ये लोग। जिस इंसान ने यहाँ पे देश को, इंडिया को इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, उसको गद्दार बोलने लगे हैं क्योंकि ये एक पार्टी के समर्थक है, एक पार्टी के नेता को ये भगवान मानते हैं, उनको पूजते हैं और इनका ब्रेन वॉश किया गया है। हमारे देशों में ऐसा ही होता है, युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है और युवाओं के बीच में टकराव होता है और ऊपर बैठे पॉलिटिशियन मजे लेते हैं। युवाओं को लड़वाओ, युवाओं के बीच में फूट डालो, ये एक दूसरे को मारे काटें और सरकार बनी रहे। ऐसा ही हो रहा है अभी इंडिया में। एक किस्म का युवा है जो बैठा हुआ है अपने फ्यूचर के लिए, जो बोल रहा है देश का भविष्य सुनिश्चित होना चाहिए, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होना चाहिए, जवाबदेहिता रखनी चाहिए गवर्नमेंट को और जनता के काम करना चाहिए बोल के एक तरह का युवा बोल रहा है। दूसरा युवा क्या बोल रहा है, हमारे पार्टी की सरकार को कुछ मत बोलो, ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनके विरुद्ध किसी को बोलना नहीं चाहिए, हमारे नेता महान है, भगवान है, ये खतरनाक है, इनके लिए कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, अगर बोलेगा तो हम तुमको ठोकेंगे बोल के दूसरे किस्म का युवा बोल रहा है। दोनों युवा है, एक थोड़ा सा कॉन्शियस युवा है, एक थोड़ा सा बौद्धिक युवा है जो अपने देश के लिए सोच रहा है। एक युवा का ब्रेन वॉश किया गया है जो एक पार्टी के लिए सोच रहा है, उस पार्टी के ये अंधभक्त बने हुए हैं, ज़ॉम्बी बने हुए हैं। वो पार्टी किसी के ऊपर इनको छोड़ देता है कुत्ते की तरह, ये कुत्ते की तरह उनको काटने दौड़ते हैं। ये पार्टी के भक्त हैं, इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है, इनको अपनी पार्टी से मतलब है। ऐसा हो रहा है हमारे सारे देशों में, एशियन देशों में यही हो रहा है। इसीलिए एशियन देशों को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाता है और शिट कंट्री बोला जाता है, इसी की वजह से। पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ, एक इंसान आया इमरान खान, उसने बोला कि भाई सेना का काम सरहदों में जाना है, तुम लोग कहाँ पे यहाँ पे यार घर बनाने प्लॉटिंग करने में लग गए, तुम सीमेंट की फैक्ट्रियाँ बना रहे हो, तुम्हारा क्या काम इससे, तुम्हारा लेना देना थोड़ी है, तुम तो रक्षा करो सीमा की, सरहदों में जाओ, तुम वहाँ पे बैठो, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग। ये गवर्नमेंट चलाना, देश बनाना हमारा काम है, जो हम जनता से चुन के आते हैं, हम बनाएंगे देश बोल के इमरान खान आया, वो भी जेल में सड़ रहा है बेचारा।
उसको बोला तुमने घड़ी चोरी की। अरे भाई, उसके पास लाखों करोड़ों रुपए खुद के हैं यार, उसके वो अमीर इंसान है, उसने क्रिकेट से कितने कमाए होंगे, उससे पहले भी खानदानी इंसान है। उसे बोला कि तूने घड़ी चुराई बोल के उसको अभी जेल में डाल दिया। तब भी आंदोलन हुआ था पाकिस्तान में, बट अभी वो चुपचाप हो गए क्योंकि पाकिस्तानियों का भी ब्रेन वॉश किया गया। जिस आसिम मुनीर की वजह से अभी इमरान खान जेल में है, आसिम मुनीर अभी पाकिस्तान का हीरो है, फील्ड मार्शल है, उसकी जय जयकार हो रही है पाकिस्तान में। ऐसा उसकी छवि बनाई गई कि भाई यही हमारे देश का मसीहा, यही है, हमारे देश को आगे यही लेके जा सकता है। उसके बारे में कोई दो वर्ड भी नहीं बोल सकता यहाँ पे। और जिस शरीफ फैमिली ने पाकिस्तान को लूट लूट कर खोखला बनाया, अभी वही गवर्नमेंट में और दुनिया भर में उसी के चर्चे हो रहे हैं और पाकिस्तानी भी इसी में खुश हैं। मीडिया मैनिपुलेशन इस हद तक गया कि एक इंसान जो अपना सब कुछ लुटा के देश बनाने के लिए आया था, वो गुमनाम अभी जेल में पड़ा है, उसकी खोज खबर कोई नहीं ले रहा है। ऐसा होता है। तो इसीलिए हमारे देश शिट कंट्रीज है, इसीलिए हमारे देशों को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाता है, क्योंकि युवाओं के बीच में एक मत नहीं है, एकजुट नहीं है, ये बटे हुए हैं। युवा युवा को मार रहा है, इतना मैनिपुलेशन हो चुका है समाज में। इसीलिए जब तक ये मैनिपुलेशन चलेगा, जब तक युवा जागरूक नहीं होगा, जब तक युवा अपने हिसाब से नहीं सोचेगा, किसी और के मैनिपुलेशन में लगेगा, हम लोग ऐसे ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री बने रहेंगे और लड़ते रहेंगे। ये जो वेस्टर्नर है, ये फायदा लूटते रहेंगे, हमारे देश में आएंगे, हमारे देश के स्रोत साधन में कब्जा करेंगे, हमें लड़ाएंगे और अपना फायदा लूटेंगे। हम लोग लड़ते रहेंगे और बेवकूफ़ बनते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।